देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई है समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। गुड गवर्नेंस के संबंध में अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यह बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा गुड गवर्नेंस के संबंध में यह बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक कहा जा सकता है इसको। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। डीएम सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई है यह बैठक। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गुड गवर्नेंस के संबंध में सीएम की समीक्षा बैठक हो रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई है समीक्षा बैठक। तो समीक्षा बैठक हो रही है, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और यह बैठक की जा रही है। देहरादून में सीएम धामी की समीक्षा सीमा बैठक हो रही है और आपको बता दें सीएम की धामी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के संबंध में सीएम की यह समीक्षा बैठक हो रही है। तो समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है। तो देहरादून में सीएम धामी की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई है समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। गुड गवर्नेंस के संबंध में सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यह बैठक की जा रही है। देहरादून में सीएम धामी की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई है समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गुड गवर्नेंस के संबंध में सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई है समीक्षा बैठक और यह बैठक लगातार जारी है। तो बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी ये बैठक कर रहे हैं गुड गवर्नेंस के संबंध में। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक वो कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और ये जो बैठक है ये देहरादून में हो रही है और बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में। गुड गवर्नेंस के संबंध में अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक चल रही है और समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। गुड गवर्नेंस के संबंध में अधिकारियों के साथ ये सीएम की बैठक शुरू हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक शुरू कर चुके हैं और बैठक हो रही है उनकी अध्यक्षता में, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो फिलहाल धामी 2.0 में करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है और इस दौरान शुरू में ही जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया था कि गुड गवर्नेंस के साथ साथ जो इतना भ्रष्टाचार और तमाम जो मामले सामने आते हैं उन सब पर लगाम लगाई जाएगी और एक अच्छी सरकार बना करके, यानी कि अच्छी ऐसा सरकार बनाया जाएगा जो सही ढंग से काम करेगी, भ्रष्टाचार का पूरा नामो निशान बता देंगे और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो शुरू में जिस तरह से अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि सभी जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के कार्य हैं, उनको सही ढंग से संचालित किया जाए। इसके अलावा जो भी अधिकारी गलत कर रहा है या फिर वह लापरवाही बरत रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे मामले बीच में देखे भी गए कि 1 महीने के कार्यकाल के दौरान ही कई अधिकारियों पर गाज गिरी और इसी को लेकर के अब और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, कहाँ कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल बैठक कर रहे हैं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और तमाम दिशा निर्देश भी देंगे कि तमाम जनहित की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाए और काफी एक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो इसको लेकर के लगातार बैठकें की जा रही है और बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यकाल को भी 1.5 महीने का वक्त बीता है और ऐसे में कुछ दिन बाद यानी 12 मई को जो है कैबिनेट की बैठक भी है। तो ऐसे में उससे पहले जो है इन सब चीजों को मॉडिफाइड करना चाहते हैं अधिकारियों से, तब हम रायशुमारी करना चाहते हैं क्या कुछ हम नया ला सकते हैं जनता के लिए और इसके साथ साथ जो हमारी कार्यप्रणाली है उसमें क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि जनता को काफी सहूलियत हो उनके काम को निकालने के लिए, या फिर बात करें जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उन सब प्रक्रियाओं को आसानी से समझाया जा सके, आसानी से बताया जा सके और जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर के समीक्षा बैठक की जा रही है और बैठक के बाद ही असल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। जी,
तो बिल्कुल इस बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन साफ तौर पर गुड गवर्नेंस के लिए और जो समीक्षाएं करनी है, हर एक मुद्दे पर समीक्षा करनी है, इसलिए समीक्षा बैठक किसको कहा जा रहा है। और ये समीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो कई चीजों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, व्यवस्था को लेकर चार धाम की लगातार बात चल रही है। तो ऐसे में कई ऐसे अहम मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत इस बैठक में हो सकती है। रोहित, बिल्कुल देखिए, वर्तमान अगर परिस्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल चारधाम की यात्रा संचालित हो रही है। पर्यटन का क्षेत्र में जो है काफी अधिक उछाल देखा जा रहा है, तमाम यात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन सब योजनाओं को भी धरातल पर सही ढंग से उतारने की बात चल रही है। उत्तराखंड सरकार चाहती है, क्योंकि अब इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि उपचुनाव भी होना है, चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में चंपावत की जनता के लिए भी एक विशेष तौर पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भारत के नक्शे पर लोग चंपावत विधानसभा क्षेत्र को जाने, इस बाबत प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा जो चंपावत को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इस पर विशेष ध्यान रहेगा। तो चंपावत के साथ साथ जो पूरा प्रदेश का एक जिम्मा होता है, तो प्रदेश भर की स्थितियों को जानते हुए क्या कुछ और हम विकल्प ढूंढ सकते हैं। विकास की जो योजना है, खासकर अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो विकास की दरकार शुरू से ही रही है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कुछ विकास की योजनाएं अधिक से अधिक संचालित कर सकते हैं। स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर के नई शिक्षा नीति को लागू किया जाना है। तो तमाम जो पहलुओं पर भी चर्चा समीक्षा बैठक की जा रही है कि अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी, कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किए थे, जिसमें इस बाबत जिक्र किया गया था कि 9:30 बजे सभी अधिकारी, जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वह अपने कार्यालय में पहुंचेंगे। इस सभी सरकारी विभागों के लिए आदेश थे। तो ऐसे में उसका अनुसरण कितना हुआ, कितने विभागों में उसका पालन किया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड जो अगर हम बात करें तो अधिकारियों क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है, किस तरीके से काम करें, तमाम मुद्दों को लेकर के गुड गवर्नेंस की जो सरकार बात कर रही है, उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। और इन तमाम फोकसों के साथ साथ कि क्या कुछ हम और अलग कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे और अच्छी हो हमारी गवर्नेंस जनता के लिए और अच्छे हम काम कर सके। इन सब चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल करके सामने इस बैठक के बाद आएगा। और अब बैठक समाप्ति की ओर भी है, और कुछ ही देर में बैठक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा ताकि क्या कुछ इस बैठक में चर्चा किया गया। जी बिल्कुल, तो बैठक में ये साफ हो जाएगा कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन बैठक चूंकि अभी तक जारी है तो इसलिए अभी तक साफ तस्वीर नहीं हो पाई है कि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत जल्दी इंडिया न्यूज पर हम एक वो तस्वीर साफ करेंगे कि किस मुद्दे पर बात हुई है और किन मुद्दों पर वो गहनता से समीक्षा करके अधिकारियों के साथ बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर ही हम दिखाएंगे रोहित। लेकिन जिस तरह से ये बैठक की जा रही है, क्योंकि आपने बताया कि चारधाम यात्रा काफी महत्वपूर्ण यात्रा है और आस्था के प्रतीक है, इसलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं अब उनका सैलाब उमड़ पड़ा। अब उसके लिए बड़े फैसले हालांकि इस बैठक से पहले ही ले लिए गए और ये कहा गया कि जो दर्शन की समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है कई घंटे, और साथ ही यह भी कर दिया गया है कि जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो भी बढ़ी है। और अब मेडिकल सुविधाओं को लेकर जिस तरह की बात लगातार सामने आ रही थी, उसको लेकर भी अब तैयारियां की जा रही हैं, तो कहीं कोई कमी ना रह जाए ये पूरी कोशिश की जा रही है। और इसलिए, और जिस तरीके से पीएमओ की तरफ से जवाब मांगा गया कि 7 दिन के अंदर 20 मौतें आखिर कैसे हो गई, उसका जवाब देने की तैयारी भी चल रही होगी और उस पर रोक लगे ताकि आगे और मौतें ना हो सके, इसलिए भी यह समीक्षा बैठक हो सकती है। तो कई महत्वपूर्ण चीजें इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। रोहित, बिल्कुल देखिए, अगर हम चारधाम की बात करते हैं तो चारधाम की यात्रा इस बार इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि पिछले 2 साल से जो है चारधाम की यात्रा काफी बाधित रही है, क्योंकि सीमित संख्या और कम सीमित समय के लिए ही चारधाम की यात्रा संचालित हुई थी। ऐसे में यात्री भारी संख्या में इस बार चारधाम की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। इस बात का जिक्र हम इस चीज से भी कर सकते हैं कि चारधाम की यात्रा को अभी 8 दिन ही हुए हैं, क्योंकि 3 मई को कपाट खोले गए थे और आज 11 तारीख है। तो 8 दिन के भीतर, यानी कि आज को अगर हम छोड़ देते, इन पिछले 8 दिनों के भीतर जो है 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 10 लाख श्रद्धालु अभी तक चारधाम की यात्रा पर आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो चारधाम यात्रियों में आने के लिए जो यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके इतर जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं राज्य सरकार इससे पहले ही करने की बात कर रही है, दावे तमाम किए गए थे। हालांकि राज्य सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं भी की, खासकर सड़कों पर जो शौचालय लगाने की बात, बनाने की बात हो, पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की बात, तो इन सब चीजों पर तमाम इंतजाम किए गए। लेकिन
मुख्य तो वजह तमाम स्वास्थ्य चीजों का पर ही जाकर के लगातार हमेशा पेश इंतजाम करता किए रहा गए, था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दिक्कतें नजर आई उसको लेकर भी ये समीक्षा बैठक हो सकती है और अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। चलिए रोहित, आप बने रहिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चार धाम यात्रा में सरकार हुई है विफल। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत से पीएमओ खफा हुआ है। राज्य सरकार से पीएम कार्यालय ने रिपोर्ट मांग ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नाकामी से सीएम धामी परेशान है। तो राज्य सरकार से पीएम कार्यालय ने रिपोर्ट मांग ली है और स्वास्थ्य मंत्रालय से पुष्कर सिंह धामी परेशान नजर आ रहे हैं। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत का मामला है, जिसको लेकर पीएमओ ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे तौर पर उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। राज्य सरकार से कहा है कि इसकी रिपोर्ट दीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की नाकामी से पुष्कर सिंह धामी भी परेशान हैं। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत से प्रधानमंत्री कार्यालय खफा है। तो चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत का मामला है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। रोहित, जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से ये रिपोर्ट मांग ली गई है राज्य सरकार से कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं, पूरा ब्यौरा अब देना होगा और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम चारधाम यात्रा में हुए मौतों की बात करें तो अभी तक जो वर्तमान समय तक का अपडेट है, अभी तक 22 श्रद्धालुओं की जो है मौत हो चुकी है। इसके तरह बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी जब कल पीएमओ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, तब उस दौरान 20 मौतें ही हुई थी और उस दौरान जब रिपोर्ट तलब की गई थी तो इस बात का जिक्र किया गया था कि आखिर 20 मौतें कैसे हुई हैं। उसके बाद स्वास्थ्य महकमा जब रिपोर्ट तलब की, उसके कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य महकमे ने एक एडवाइजरी जारी की, हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दिया और उसके तहत जनता यानी कि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील किया है कि जो भी यात्री चारधाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले इस हेल्थ एडवाइजरी को पढ़ लें, क्योंकि अमूमन तौर पर जो भी मौतें हुई उनमें काफी उम्र के यानी कि 50 साल से अधिक उम्र के लोग ही शामिल हैं और जो वजह बताई जा रही है वह वजह बताई जा रही है हृदय गति रुकने की। और अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें, खासकर चारधाम यात्रा जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर है, जहां ऑक्सीजन की कमी हमेशा से ही रही है। ऐसे में बुजुर्गों या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर डायबिटीज पेशेंट हैं, इन सभी यात्रियों को पहले से ही रोका गया कि वो लोग चारधाम यात्रा ना करें। अगर कर रहे हैं तो उस तमाम सुविधाओं के साथ करें, लेकिन पैदल यात्रा ना करें, ताकि अपनी दवाइयां अपने साथ रखें, गर्म कपड़े अपने साथ रखें। इसको लेकर के भी जो तमाम मौतें हुई है उसमें लापरवाही यहाँ सरकार की इस वजह से भी है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस वजह से भी है क्योंकि तत्काल हम उनको उपचार नहीं कर पाए, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां मुकम्मल नहीं है। इसको लेकर के भी पीएमओ ने रिपोर्ट तलब की कि अगर समय से अगर वहां व्यवस्था हमारी उपलब्ध होती तो शायद उन यात्रियों को बचाया जा सकता था। इसको लेकर के पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है और अभी तक 22 मौतें हो चुकी है। इन मौतों का जो है रिपोर्ट राज्य सरकार ब्यौरा देगी और जो समीक्षा बैठक की जा रही है, समीक्षा बैठक में भी इस बात का जिक्र किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि आनंद फानंद में जब कल रिपोर्ट मांगी गई थी तो कल ही शाम तक जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे और मुख्यमंत्री आवास की ओर से भी इस बात निर्देश दिए गए थे कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराएं। संबंधित जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो व्यवस्था है उसको प्रॉपर कर लिया जाए ताकि जो हमारी रिपोर्ट आगे भेजने में थोड़ी आसानी होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो चारधाम पर आने वाले यात्रियों सब राज्य सरकार ने पूरी तरह से एक अपील कर दी है कि जो भी यात्री चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा हेल्थ एडवाइजरी को पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल यह भी खेद व्यक्त किया था कि उनको काफी दुख हो रहा है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तमाम लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में सावधानी बरतनी होगी, लोगों को, यात्रियों को भी सावधानी बरतनी होगी। सावधानी इस वजह से बरतनी होगी, तमाम वहां का मौसम भी खराब है, तो ऐसे में मौसम को ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वही चारधाम यात्रा आए ताकि चारधाम यात्रा पर जो मौतों का सिलसिला है वह थम सके। जी बिल्कुल, तो चारधाम यात्रा पर जो मौतों का सिलसिला है वो थमे और इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या कमी थी, कहां दिक्कतें थी, कहां किसने पालन नहीं किया, या फिर चारधाम यात्रा में जो लोग आने चाहिए थे, जो पहले से हेल्थ डिसीज जिन लोगों को थी वो भी वहां पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हुई और उनकी मौत हो गई। तो अब यह समझना चाहता है प्रधानमंत्री कार्यालय कि आखिर कमी किसकी रही, क्या सिस्टम की कमी है या फिर उन लोगों की वजह से ही उन लोगों की मौत हुई है। यह सब समझने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब मांगा है। लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से परेशान नजर आ रहे हैं, हैरान नजर आ रहे हैं, तो कहीं उसी के लिए समीक्षा बैठक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए, समीक्षा बैठक पहले ही तय कर दिया गया था क्योंकि मुख्य रूप से जो अभी फिलहाल जो 12 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक होनी है, उस कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो उससे पहले एक अधिकारियों से समीक्षा बैठक की जा रही है कि जनता से तमाम समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए या फिर जो तमाम जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं,
उन सबको धरातल पर सही ढंग से उतारने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, उसके संबंध में पहले अधिकारियों से समीक्षा बैठक की जा रही है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें, जो हम चारधाम में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का मामला है, वो काफी संजीदा मामला, क्योंकि अभी प्रीतम सिंह जो पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि ये काफी गंभीर विषय, इस पे राज्य सरकार को जो है चेतने की जरूरत है। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और मुकम्मल करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्य रूप से चारधाम यात्रा पर अगर मौतों का सिलसिला ऐसे ही होता रहा, जिसमें यानी कि 8 दिन में 20 लोगों की 22 लोगों की मौत हो गई है, तो ऐसे में आने वाले समय में मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा और इससे एक गलत संदेश भी जाएगा चारधाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में। और इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब मांग लिया कि शुरुआती दौर में एक हफ्ते में जो मौतों का आंकड़ा है वो ज्यादा है, इसलिए मौतें नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब अब राज्य सरकार को देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो प्रबोधन वाला कार्यक्रम होगा वो ई विधान से संबंधित विधान मंडप में होगा। पहले सत्र में हमारा प्रयास होगा कि हम हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल कराएं, क्योंकि पहला ही सत्र होगा तो पहले ही बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा सीखना उसके अंतर्गत बहुत सारे सदस्यों के लिए संभव ना हो सकेगा। तो पहले सत्र में हम हार्ड कॉपीज भी उपलब्ध कराएंगे, सॉफ्ट कॉपीज भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि दूसरे तीसरे सत्र तक हम हार्ड कॉपीज विड्रॉ कर लें और पूरी इस विधानसभा को पेपरलेस कर दें। विधानसभा से संबंधित मुझे अभी मेरे ख्याल है कोई पॉइंट छूट गया हो तो मेरे को ध्यान में आ रहा हो तो कोई कभी हो सकता है। मैं प्रमुख सचिव के चश्मे से बता रहा हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे प्रमुख सचिव साहब ने के लिए कि इसमें जो ई विधान के लिए है ना, क्योंकि नए मेंबर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए भी, उसमें जो हमारे मीडिया के सम्मानित मित्र यहाँ पर बैठे हैं, भाई बहनें बैठे हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि इसमें थोड़ा सा और इसको प्रमोट कर दें ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम पब्लिक तक भी और उस मेंबर्स तक भी उसमें हो सके जाएंगे। अगले हम इस बार तो क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है, 23 तारीख के नाते से कह रहा हूँ, अगले सत्र तक जो पत्रकार दीर्घा में उसमें भी हम बड़ा वाला स्क्रीन भी लगाएंगे और टैबलेट्स भी हम उसमें लगवाएंगे, जितना स्पेस अवेलेबल होगी वो अभी हम करवा देंगे। वो एक पूरी बात एक बात सॉरी इसको पूरा कर। विधानसभा की वेबसाइट के ऊपर पूरे दिन की कार्रवाई होगी, वो तो मैंने आपको बताया है कि जैसे में यूट्यूब लाइव होगा और फेसबुक लाइव होगा, तो विधानसभा की वेबसाइट के ऊपर पूरा होगा। और पटल पर भी जो सॉफ्ट कॉपीज होंगी, जो हमारे पत्रकार मित्र चाहते हैं, उनको भी अभी हम इसमें उपलब्ध कराएंगे। प्रयास करेंगे अगली बार में इसको हम कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं उसके बारे में विचार करें। आप प्लीज। मेरा सवाल ये है कि क्या ई विधान के लिए विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली बदलेंगे? नंबर 1। नंबर 2, पहले स्पीकर को ये पावर थी कि अनुपूरक कितने पूछे जाएंगे वो स्पीकर तय करता, वो पावर आते ही आपने सरेंडर करके ई विधान को दे दिया, सिर्फ 3 अनुपूरक होंगे। नहीं, ई विधान से अनुपूरक का कोई संबंध नहीं है। मेरा एक निवेदन, ई विधान से अनुपूरक का कोई संबंध नहीं है। पावर पहले भी मेरे पास थी, अभी भी मेरे पास है, लेकिन जिस समय सारे विधानसभा के सदस्य और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स चाहते हैं कि मैं अधिक से अधिक मेंबर्स को अवसर दूं, तो उस अवसर के लिए हमने बातचीत के माध्यम से हमने ये बात को तय किया। अगर मैं वहां पर हाउस में बैठकर कहता मैं 2 ही अनुपूरक करूंगा, तो वो कहते नहीं आपको लेने पड़ेंगे। जैसे सदस्य अपना बात रखते हैं, उनको रखने का अधिकार है। निर्णय मेरे पर था, इशू है आज भी निर्णय मेरे पर है कि मैं 2 लूंगा कि 4 लूंगा कि 1 भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर आपसी सहमति से अगर कोई अच्छी बात बन सकती है जिसमें ज्यादा सदस्यों को अवसर मिले, इससे अनुपूरक के प्रश्नों की संख्या से ई विधान से कोई मतलब नहीं। एक नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने आना था, मेरी उनसे बात हुई थी।
आज सुबह उनका पत्र भी आ गया और उन्होंने टेलीफोन से भी मुझसे बात करी। उनके एक माननीय सदस्य के मदर की डेथ हो गई थी तो वहाँ चले गए थे, उनका पत्र भी आया और उन्होंने टेलीफोन पर भी मेरे से बातचीत करी थी। लेकिन सारे प्रतिनिधि उनके क्या नाम है उनका, जो इकबाल महमूद साहब, उनके सभी लोग, सारे जितने भी विधानमंडल दल के नेता हैं, सब लोग उपस्थित थे। नहीं, इसमें नियमावली बदलने की क्या जरूरत है कि कितने प्रश्न किसने करने के लिए। अगर जरूरत पड़ेगी कहीं पर, अगर नियमावली के अंतर्गत कोई आए तो बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्यों, मतलब जिस समय ई विधान चालू होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें नहीं होंगी तो उसको बदलेंगे। मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको करेंगे। मेरे दो सवाल है। एक तो असेंबली बैठक थी, एक पार्टी के अध्यक्ष है राजभर, उन पर उनके बेटे पर मुकदमा हो गया है, तो बोल रहे थे वो भी बैठक में थे, उन्होंने नहीं बताया। दूसरा इससे जुड़ा हुआ यह है कि विधानसभा में एक बार माइकों का गलत उपयोग हुआ है, माइक है ही नहीं। करेक्ट होगी तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए, अब बहुत सारी चीजें एक 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 उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइटर वेन में मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, सीरियस होकर जवाब नहीं दे रहा। एक दो पढ़े लिखे लोग थे, वो गांव में गए तो उन्होंने देखा कि जो बैल है वो पानी निकाल रहा है, तो उसको कोई चेक करने वाला नहीं है किसान। उन्होंने आवाज़ दी तो किसान आया, किसान से पूछा भी ये बैल काम कर रहे हैं, तुम तो देख नहीं रहे हो, काम करना बंद कर दें। तो उन्होंने कहा काम करना बंद करें तो मुझे पता चल जाएगा, घंटी बजती रहती। उन्होंने कहा बाई चांस ये अपना सिर भी रोक ले, घंटी ना बजाएं। तो उसने कहा इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये सारी बातें सोच। तो जो नेगेटिव होगा उसके लिए पहले कैसे कह देंगे कि ये नेगेटिव होगा, जो उन्होंने माइक तोड़ा था तो हमारा ये तोड़ देंगे। इसके लिए क्या ना तो उचित है ना कहा जा सकता। थैंक यू।